पंच तत्वों की कहानी। अरे वाह दादा, कितना सुंदर आयोजन है, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। इतने दिनों बाद ऐसी स्वच्छता देखकर हृदय खिल उठा है। इस आयोजन का उद्देश्य है मनुष्य को आप सभी के महत्व के बारे में बताना। अरे हाँ, यह सब देखकर मुझे तो अपने आरंभ के दिन याद आ गए। मुझे याद है अपना उद्भव काल। जब मैं सूर्य से अलग हुई थी, तब मैं एक जलते हुए बाष्प पुंज के रूप में थी, समान और उसी के समान तेजवान थी। हाँ हाँ पृथ्वी, तुम्हारे ताप से ही मेरा भी जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में बनी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई। ये बादल मेरे रूप में बरसते तो थे, लेकिन तुम तो तब इतनी हठी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती थीं, और मैं तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता था। हाँ, जल, तुम्हारे अथक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में भी तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर घनघोर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया तो चलती रही। क्यों पृथ्वी, मैं सही कह रहा हूं ना? जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती? सूर्य से अलग होकर मेरे ताप में बस इतनी ही कमी आई थी कि मेरी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम पाई। मेरा भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे मेरी ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगीं। इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया, लेकिन भी मेरा धरातल तप रहा था, क्योंकि अग्नि मेरे गर्भ में ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान थी। ये ज्वालामुखी फूटते रहते थे, जिससे निरंतर भूकंप आते थे, और लावे के रूप में अग्नि बाहर निकलती थी। हाँ पृथ्वी, लेकिन तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए, जिसने तुम्हें शीतल करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। घनघोर वर्षा के रूप में जल ने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया कि वह तुम्हारे धरातल पर ठहरने लगा और समुद्रों के रूप में एकत्र हो गया, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति भी तभी संभव हो पाई। यह बात सही है कि मैं ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, लेकिन यह कार्य अग्नि और वायु की मदद के बिना संभव नहीं था। वह कैसे? हुआ यह कि अनवरत मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छंटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची और जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल ज्वालामुखी थे। इसलिए जीव उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। अरे वायु, कितना खाओगी? कुछ बोलो भी। मैं तो वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के चतुर्दिक कई 100 मीलों तक फैली हूँ। मुझ में कई गैसों का मिश्रण है। जीवन के आरंभ के शुरुआती दिनों में मुझ में कार्बन डाइऑक्साइड रूप की अधिकता थी, जिसकी कुछ मात्रा चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में जम गई और कुछ समुद्रों में अवशोषित हो गई। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मेरी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा इष्ट तक बनाए रखती है, वरना यह 21A से 14A होता, यानी इसके अभाव में समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही न होती। बिल्कुल ठीक, लेकिन जीवों और वनस्पतियों की व्युत्पत्ति के लिए मेरे ऑक्सीजन रूप की ही आवश्यकता थी। इसके लिए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए वायु। तुम न होती तो मुझ पर उत्पन्न जीव और वनस्पतियां जीवित ही न रह पाती। वो तो है, मैं तो लाजवाब हूँ। हाँ, मुझे आज भी याद है, जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे, तब रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ।
इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यह जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया। ये ही हरे रंग वाले एक कोशीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए और संसार में वनस्पति के विकास का कारण बने। धीरे धीरे तुम्हारा दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। तभी तो यह पौधे इतना इतराते हैं। दादा, कितना सुंदर था सब कुछ। मैं कितनी हरी भरी थी तब, चारों ओर जंगल ही जंगल। अब देखिए कितना रंगहीन हो गया है मेरा आंचल। इस विकास की सबसे विकसित कड़ी मनुष्य ही था। वह पहले अन्य जीवों की तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने पहले तो अपने आप को अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और फिर भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा उपहार स्वरूप दी गई प्रकृति को ही नष्ट करने लगा है। मनुष्य प्रगति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि उसने हम पांचों तत्वों की उपयोगिता को अनदेखा कर दिया है। पृथ्वी पर उपलब्ध मेरा 97% भाग खारा जल है जो महासागरों और सागरों में पाया जाता है। मेरा मीठा और पेय स्वरूप तो बहुत ही कम है, जिसमें से 2.4% रूप बर्फ और शेष 0.6% हिस्सा नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। फिर भी मनुष्य मेरी शुद्धता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए सचेत नहीं है। यदि मैं समाप्त हो गया तो संपूर्ण जीव जगत समाप्त हो जाएगा। इस खतरे से वह बेखबर है। मेरी स्थिति भी तो यही है दादा। सब जानते हैं कि यदि मैं बहना बंद कर दूं या दूषित हो जाऊं तो मनुष्य, वनस्पति, जानवर कोई नहीं बचेगा। लेकिन मनुष्य को इसकी परवाह कहां। अत्याधुनिक उपकरणों से निकली गैसें और कारखानों से निकला जहरीला धुआं मुझे दिन पर दिन सांस की बीमारियों का कारण बना रहा है। मुझे शुद्ध करने वाले मेरे मित्र जंगलों को समाप्त करता जा रहा है, जिससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है और बाढ़, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। वायु का कहना एकदम सही है। जंगलों के कटने से और जहरीली गैसों से मेरी ओजोन की परत को भी नुकसान हुआ है, जिससे मेरी सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभावों को रोक पाने की क्षमता कम होती जा रही है। मेरी खोज तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है, लेकिन प्रगति के अंधानुकरण का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया है। मेरा ताप मनुष्य के लिए असह्य होता जा रहा है। आप सबका चिंतित होना स्वाभाविक है। मनुष्य और प्रकृति आप पांचों से ही मिलकर बने हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है। मनुष्य के शरीर में भी ज्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बरसता है। यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे मानव जाति को यही संदेश है। अपनी विचारधारा बदलो। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो। प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो, क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा।